हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 की, जिसके अंदर हमने आनुवंशिकी शब्दावली यानी जितनी भी परिभाषाएं थी सारी पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था मेंडल के नियमों के बारे में। मेंडल के 3 नियम थे वो हमने पढ़ लिए। अब जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो है मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों का महत्व। तो अगला टॉपिक लगा देते हैं हम, मेंडल के नियमों का महत्व है। यह हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक होगा। चलो बात करते हैं आनुवंशिक महत्वों की या महत्वों की। तो सबसे पहले नंबर 1 बात करें तो हमने एक पढ़ा था कि वह लक्षण जो है पुनःपीढ़ी में अपने लक्षण प्रकट करता है या अपने आप को प्रकट करता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है, तथा वह जो लक्षण जो अपने आप को पुनःपीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाता वह क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो वहीं से एक महत्व है, वो है कि घातक जीन अप्रभावी होने के कारण अपने प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाता या अपने लक्षण या अपने हानियां नहीं पहुंचा पाता। तो लिख लेते हैं, घातक जीन अप्रभावी होने के कारण अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाता। ये था हमारा पहला महत्व है कि घातक जीन अप्रभावी हो जाता है, जिसके कारण वह अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। उसके बाद में जो दूसरा महत्व है वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई, जिससे हमें नई संतति में उत्पन्न नए लक्षणों का पता चलता है। तो दूसरा हमारा जो महत्व है वो है कि पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई, जिससे अगर नई संतति में, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में कुछ लंबे भी थे, बौने भी थे। तो उस आधार पर हमें जो नई संतति प्राप्त हुई, उसमें जो नए लक्षण आए उसके बारे में पता चलता है। नंबर 3, इन नियमों से हानिकारक जीनों को हटाया, हानिकारक जीनों को हटाया तथा
लाभदायक जीनों को जोड़ा जा सकता है। नंबर 4, जैसे बात करेंगे अगर कोई जीन हमारे लिए हानिकारक है तो उसको उठाया जा सकता है, कोई जीन लाभदायक है तो उसे जोड़ा जा सकता है। जैसे बीटी जीन है वो कई पादपों में जोड़ा जाता है जिससे उसको लार्वा वगैरह या कवक वगैरह नहीं खाते, उनके पत्तों को भेड़ बकरी भी नहीं खाती, जिससे पौधा सुरक्षित रहता है, जैसे बीटी कपास, बीटी बैंगन, बीटी टमाटर। इसके बाद में नंबर 4 बात करें ऐसे ही तो अधिक उत्पादक फसली पौधों व अधिक उपयोगी पशुओं की नस्लों का विकास किया जा सकता है। हमारा चौथा जो महत्व है वो है कि अधिक उत्पादक फसली पौधों व अधिक उपयोगी पशुओं की नस्लों का विकास किया जा सकता है, यानी आपसी संकरण के द्वारा इनके अंदर जो लाभदायक गुण हैं वो उत्पन्न किए जा सकते हैं। उसके बाद में अगला है मानव विकास की जो सुजनिकी शाखा है वो मेंडल के इन्हीं नियमों पर आधारित है। तो अपन लिख लेते हैं नंबर 5, विज्ञान की शाखा सुजनिकी इन्हीं नियमों पर आधारित है। तो ये हमारे थे मेंडल के नियमों का महत्व है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम एक छोटा सा क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे, उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं, मटर में पाए जाने वाले सात जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिखिए। तो अब अपन एक सारणी बना लेते हैं, उस सारणी के अंदर अपन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास क्रम संख्या, फिर आ जाएगा लक्षण, और लक्षण के बाद में अपन आगे लिख लेते हैं क्योंकि एक लक्षण के 2 होते हैं। तो आगे एक तो लिख लेंगे प्रभावी कौन सा होगा और दूसरा अप्रभावी कौन सा होगा। तो ये हमारी सारणी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद में पहला लिखते हैं पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई के अनुसार पौधा 2 ही प्रकार का होगा, एक तो लंबा और एक बोना। तो यहाँ लिख देते हैं लंबा
लंबे को अपन किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी से। और दूसरा होगा बोना, तो बोने को अपन दिखाएंगे स्मॉल टी से। ये हमारा पहला लक्षण कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 2, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति में पहली तो होगी अक्षीय। अक्षीय को लिखा जाता है कैपिटल एस से। और दूसरा होगा अग्रस्त। अग्रस्त को लिखेंगे अपन स्मॉल एस से। उसके बाद में नंबर 3 बात की जाए तो फली की आकृति। तो फली की आकृति 2 प्रकार की होगी, एक तो फूली हुई, एक संकीर्णित। नंबर 3 बात करें फली की आकृति। देखा होगा कि मटर की फलियां होती है, एक में तो दाने दाने से खांचे से बने हुए होते हैं, एक होती है वो फूली हुई होती है। तो एक तो है फूली हुई, ठीक है, अपन फूली हुई लिख लेते हैं, तो फूली हुई लिख देते हैं। फूली हुई को लिखा जाता है कैपिटल आई से। और एक होता है संकीर्णित, जिसको अपन लिख देते हैं स्मॉल आई से। ठीक है, ये हो गए नंबर 3 लक्षण। नंबर 4 बात करें, वो था अपरिपक्व, यानी बिना पकी हुई परिपक्व फली का रंग। कच्ची फली थी, उसका रंग कैसा था? हरा था। इसको लिख देते हैं अपन कैपिटल जी से। और एक था पीला, उसको लिख देते हैं स्मॉल जी से। अब यहाँ हरा है, उसको जी से लिखते हैं, लेकिन ये है अपरिपक्व फली का रंग। लेकिन जैसे ही अपन बीज के रंग की बात करेंगे तो वहाँ पे जो प्रभावी लक्षण है वो पीला हो जाएगा, उसको लिखेंगे वाई से। और हरे को लिखेंगे स्मॉल वाई से। नंबर 5 बात करें तो नंबर 5 बात की जाए तो पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग था वो था बैंगनी, जिसको लिखते हैं वी से। ठीक है, और पुष्प का रंग एक था सफ़ेद। सफ़ेद को अंग्रेजी में तो वाइट बोलते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे अपन स्मॉल वी। इसके बाद में नंबर 6 बात की जाए तो नंबर 6वां लक्षण आता है बीज की आकृति। जैसे हमने पढ़ा था बीज की आकृति, जो द्विसंकर संकरण था उसमें पढ़ा था बीज गोल व झुर्रीदार थे। गोल हरे व झुर्रीदार थे, पीले गोल थे। तो बीज की आकृति, तो बीज की आकृति एक तो होती है गोल, जिसको तो अपन लिखते हैं कैपिटल आर से। एक था झुर्रीदार, जिसको अपन लिखते हैं स्मॉल आर से। और जो 7वां लक्षण था वो था बीज का रंग। तो बीज का रंग कौन सा था? एक तो था पीला जो प्रभावित था, जिसको अपन लिखते थे कैपिटल वाई से। और एक था हरा, जिसको अपन लिखते थे स्मॉल वाई से। ये आपके साथ जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। ये कंप्लीट, आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। अब आगे की क्लास में दूसरे अलग चैप्टर की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।